हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल आई क्यू स्टूडेंट्स पॉइंट। गाइस, जैसे कि आपको पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल आई क्यू स्टूडेंट्स पॉइंट पर आपको आपके कोर्सेज के अकॉर्डिंग क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। सो आज की जो हमारी वीडियो है वो बीए प्रोग्राम सेकेंड ईयर पॉलिटिकल ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए है और उनको पता है कि उनका अभी हमने मेन कोर में से एक सब्जेक्ट लगाया है जीपी ग्लोबल पॉलिटिक्स। ठीक है। सो उसकी जो पहली यूनिट है इसमें हमने अभी तक वैश्वीकरण को समझना एवं वैकल्पिक परिप्रेक्ष्य पढ़ा था। कुछ इश्यूज़ की वजह से थोड़े नेटवर्क इश्यूज़ थे, कभी कुछ था, तो अभी हमने बीच में क्लासेस रोक दी थी। अब हम अगेन स्टार्ट कर रहे हैं और मैं आपको आगे का बता दूं, राजनीति भी हमने ये पढ़ रखा है, संप्रभुता एवं क्षेत्रीयता पर बहस इसमें हमने पढ़ी थी और मुझे बहुत अच्छा लगा था। बच्चों ने बहुत बहुत खुशी खुशी इसको पढ़ा था और जब मैंने जो क्वेश्चंस किए थे, हमारे जो चैनल पे क्वेश्चंस रखे जाते हैं संडे टू संडे, उसमें से जो क्वेश्चंस किए थे बच्चों ने मुझे बहुत अच्छे से जवाब दिए थे। सो आज की जो हमारा टॉपिक है वो सांस्कृतिक एवं प्रौद्योगिक आयाम है। इसमें हम सांस्कृतिक एवं जो प्रौद्योगिक आयाम टेक्निकल और कल्चरल डायमेंशंस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन वो एक वैश्विक तौर पे पढ़ाया जा रहा है। तो पहले हम ये देखेंगे कि वैश्वीकरण है क्या। ठीक है। इसकी आगे की यूनिट भी मैंने यहाँ लगा रखी है, विश्व अर्थव्यवस्था, और यहाँ पे ये वर्ल्ड बैंक टीएनसीज वगैरह, और ये आखिर में आपका गैर सरकारी संगठन वाला, ठीक है, एनजीओज वाला। तो अभी हम पहले सांस्कृतिक एवं प्रौद्योगिक आयाम पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आते हैं वैश्वीकरण क्या है। देखो, वैश्वीकरण एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जबकि वैश्वीकृत विश्व ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड लक्ष्य है, गोल है, जिसे हासिल किया जाना चाहिए। ठीक है। ग्लोबलाइजेशन एक प्रोसेस है और ग्लोबलाइज वर्ल्ड एक गोल है, और ये एक आर्थिक संकल्पना है, लेकिन इसके राजनीतिक सांस्कृतिक प्रौद्योगिक आयाम भी हैं। अब राजनीतिक जो हैं वो आपके सिलेबस में नहीं थे, इसलिए पढ़ना आपके लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ऐसे तो बहुत सारे आयाम हैं, आर्थिक भी हैं, सामाजिक भी हैं, और बहुत बहुत तरीके के हैं, लेकिन वो आपके आउट ऑफ सिलेबस हो जाएंगे, तो इस वजह से आपके मार्क्स भी कट हो सकते हैं। बहुत बार टीचर देखते हैं कि यार बच्चे ने तो कुछ भी लिख दिया है, तो वो मार्क्स कर लेते हैं, और वो सीनियर टीचर हैं तो वो एक बारी में पता लगा लेते हैं कि बच्चे ने पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखा है या नहीं लिखा है। ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों को सवाल ये होता है कि मैम पॉइंट्स में आंसर लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, वो जब हम क्वेश्चन सीरीज देखेंगे तो मैं उसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी। सो अगेन हम टॉपिक पे आते हैं। इन्होंने बोला है ग्लोबलाइजेशन एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, जबकि ग्लोबलाइज वर्ल्ड जो है वो एक गोल है, लक्ष्य बनाया गया है, जिसे हासिल किया जाना है। ठीक है। ये एक आर्थिक संकल्पना है, लेकिन इसे पॉलिटिकल, कल्चरल और टेक्निकल डायमेंशंस भी हैं। वैश्वीकरण आखिरकार क्या है, इसके प्रमुख घटक क्या है, इसके लिए वैश्वीकरण की कोई सार्वभौमिक एवं निश्चित परिभाषा नहीं है। स्टूडेंट्स, ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसको कभी ख़त्म किया ही नहीं जा सकता, जिसकी एंडिंग कभी हो ही नहीं सकती है। इसके साथ साथ ये मतलब ये जो जो क्वेश्चन आया ना, वैश्वीकरण आखिरकार क्या है, इसके प्रमुख घटक क्या है, और इसके लिए कोई वैश्वीकरण की सार्वभौमिक और निश्चित कोई एक लिमिटेड या फिर एक बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट जैसे बता देते हैं ना, कुछ चीज़ों की डेफिनेशन होती है कि हाँ ये चीज़ है, इसको ऐसे डिफाइन किया जा सकता है, इसको ऐसे डिफाइन नहीं किया जा सकता। जितनी ज़्यादा वक्त बढ़ता जाएगा, 21st सेंचुरी, 22, 23, 24, उसके हिसाब से ये आगे बढ़ता जाएगा। इस पर ना कभी रोक लगी है और ना रोक लग सकती है। ठीक है। इसके साथ साथ ये एक नॉर्मल मीनिंग में आपको बताया जाए तो वैश्वीकरण जो है, वैश्वीकरण से जो मतलब एक नॉर्मल जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, एक बहुत नॉर्मल मीनिंग में, कि भौगोलिक सीमाओं का ये ना होकर एक भौगोलिक दूरियों की समाप्ति को माना जाता है। मतलब एक जोग्राफिकल जो उनकी सीमाएं हैं वो बिल्कुल भी नहीं है ये, इसमें एक जोग्राफिकल दूरियां जो होती हैं उसकी समाप्ति के लिए इसको माना जाता है। और अलग अलग राष्ट्र, मतलब आप तो जानते हैं कि मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया है कि राष्ट्रों को, जो देश होते हैं ना, पॉलिटिकल साइंस में उनको राष्ट्र बोला जाता है। ठीक है। सो राष्ट्र जो हैं, ब्रैकेट में आप देश भी लिख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कि टीचर मार्क्स कट लेगा। तो और व्यक्तियों से संबंधित विचार, उनके टेक्निक्स, कल्चर्स, ठीक है, इन सब के बीच में दूरियां और आदान प्रदान है। ये एक नॉर्मल मीनिंग है
अगेन आपको समझाती हूँ, समझ में नहीं आया होगा, आई नो। देखो, मतलब ये एक ज्योग्राफिकल जो दूरियां हैं उसको ख़त्म करने के लिए और अलग अलग देशों में अलग अलग व्यक्तियों से टेक्निकल, कल्चरल या फिर आपका और अलग अलग तरीके से ले लो, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, कैसे भी रिलेशंस को उसके अंदर दूरियों को कम करने के लिए और उसमें आदान प्रदान करने की एक बहुत बेहतर और बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है वैश्वीकरण। ठीक है, अब ये था आपका वैश्वीकरण कि भाई वैश्वीकरण है क्या। अब नॉर्मली एक मतलब वैसे भी समझाया जाए तो देखो, जैसे मतलब ये बताया जाता है कि वैश्वीकरण जो है वो, या फिर भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण को भूमंडलीकरण भी कहते हैं। तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है कि अगर क्वेश्चन आ जाता है कि भाई भूमंडलीकरण से आप क्या समझते हैं और इसके जो दो आयाम हैं उनके बारे में लिखो, तो आप मुझसे ये मत बोलना कि मैम ने तो भूमंडलीकरण पढ़ाया ही नहीं था। भूमंडलीकरण और वैश्वीकरण दोनों एक ही बात है। तो वैश्वीकरण और भूमंडलीकरण कुछ भी ले लो, ये है कि समकालीन विश्व में शायद कोई भी सामाजिक, आर्थिक या फिर राजनीतिक कार्य ऐसा, मतलब कोई भी, मान लो कोई भी ऐसा नहीं है जो वैश्वीकरण के अंडर में नहीं आता है। ग्लोबलाइजेशन आज के टाइम पे इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, मतलब आपने जो पीछे अभी पढ़े हैं आईआर में या बाकी सब सब्जेक्ट्स में कि ग्लोबलाइजेशन सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इनफैक्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम से ही कितना ज़्यादा बढ़ने लगा था, कि उनमें भी ये रहता था कि हम अपने वेपन्स वगैरह बढ़ाएं, वो सब करें और आपस में एक दूसरे से खरीदते थे, बेचते थे, तो वो ग्लोबलाइजेशन ही होता है। ठीक है, वैश्वीकरण, व्यापार करना, बाजार का ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करना, वो सब करना, ये सारी चीज़ें वैश्वीकरण में आती हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ भूमंडलीकरण या फिर वैश्वीकरण अलग अलग सभाओं के बीच में वो गुण माने जाते हैं जो कोई भी उसको मतलब एक तरीके से रोक नहीं सकता। वो एक चालू प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसको ज़िंदगी में कभी भी नहीं रोका जा सकता जब तक ये दुनिया नहीं ख़त्म होती। ठीक है, ये बोलते हैं जो बहुत बड़े बड़े फिलोसफर्स हैं, उनका ये मानना है कि जब तक ये दुनिया नहीं ख़त्म होती है वैश्वीकरण को ना कमी मिलेगी, ना उस पर रोका जा सकता है, उस पर रोक लगाई जा सकती है, बल्कि ये और आगे बढ़ता जाएगा, बहुत आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, सो ये था आपका वैश्वीकरण क्या है। अब हम बात करते हैं वैश्वीकरण के कारणों पे। सबसे पहला इसका जो कारण है वो है विज्ञान एवं तकनीकी का विकास, डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये सबसे मेन पॉइंट माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि धीरे धीरे आपने देखा साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि वैश्वीकरण को आगे बढ़ने का सहारा साइंस और टेक्नोलॉजी से मिल गया है। वैश्वीकरण के रीज़न, मतलब एक तरीके से रीजंस बिहाइंड ग्लोबलाइजेशन, की विज्ञान, साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, बहुत ही रेयर चीज़ें ऐसी बची होंगी जिनका कोई सॉल्यूशन साइंस नहीं निकाल पाई है, तो उसका और एक टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट हुआ है उसने ग्लोबलाइजेशन का एक सबसे बड़ा कारण वो बन पाया है। उसका एक जो रीज़न बना है वो ये सबसे बेहतर रीज़न बना है। दूसरा है देशों के बीच आपसी निर्भरता। देशों के बीच आपसी जो निर्भरताएं हैं वही सेम वाली बात जो मैं आपको बताना चाह रही थी अभी स्टार्टिंग में, कि जब होड़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी शस्त्रों की, वेपन्स की, तो वो एक दूसरे से खरीदते थे। अब चाइना का माल यहाँ बिकता है, यहाँ का कहीं और बिकता है, नेपाल से आता है, कहीं से आता है, कुछ होता है, तो ये आपस में निर्भरता है। ठीक है ना, क्या है निर्भरता, कि भाई हम उनके प्रोडक्ट के बगैर यहाँ पर वो चीज़ आ ही नहीं सकती है। तो ये वाली बात भी देखी जाती है कि निर्भरता जो है वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है। उसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं, ये हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है कि जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी एक दूसरे पे डिपेंड क्यों हैं? क्योंकि आपने ही देखा होगा, मैंने आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इंटरनेशनल रिलेशन थर्ड सेमेस्टर में पढ़ाया था कि अमेरिका ने ऋण देना, वो सब चीज़ें देना बंद कर दी थी। तो जो निर्भरता बनी हुई थी ना, जो चीज़ें हुई हुई थी कि इंडिया लेता था या जो भी लेता था, कोई भी देश अपनी डेवलपमेंट के लिए लेता था, तो वो अपनी इस सब चीज़ों को बंद होने के बाद उनका जो वैश्वीकरण था ना वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था कि भाई आपस में बातचीत नहीं हो पाती थी, उन्होंने ऋण देना बंद कर दिया, दुश्मनियाँ बढ़ गई, ये हो गया, वो हो गया। ये सारे रीजन इसमें सबसे मेन देखे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये 3 आपके मेन कारण हैं, और इन 3 के अलावा भी अगर आपके माइंड में कोई हो तो आप हमसे टेलीग्राम या कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इनफ है, बट फिर भी बच्चा अगर आप लोग चाहें तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब ये जो 2 आयाम आते हैं, सांस्कृतिक आयाम और आपके हैं टेक्निकल जो डायमेंशंस हैं,
प्रौद्योगिक आयाम। सांस्कृतिक आयाम जो है वो वैश्वीकरण के इस तूफान ने दुनिया के हर हिस्से, समाज और समुदाय को प्रभावित कर दिया है। ये बात बिल्कुल साफ जाहिर है कि जो ये ग्लोबलाइजेशन का टाइम है ना, हर चीज़ को दिखावा दिखावा दिखावा, अपने आप को आगे बढ़ाना, ये करना वो करना। देशों में क्या है, राष्ट्र जो है, देश जो है, उनमें क्या है, अपने आप को दुनिया का सबसे बेहतर देश बनाना। इस टाइम पे सबसे ज़्यादा पावरफुल कंट्रियाँ ऐसी छोटी छोटी कंट्रियाँ जिनके नाम लोग जानते भी नहीं हैं, जिनके जहाँ पे ये तानाशाह वगैरह चलता है, राजा रानियाँ हैं, उनको कितनी पावरफुल है, कितने पैसे वाले हैं, लेकिन लोगों के दिमाग में क्या है, बस अमेरिका, चाइना और एक दो रशिया वगैरह यहाँ के नाम, लेकिन वो जगहें नहीं देखी जाती। बट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मतलब देशों में जिस चीज़ का ये ग्लोबलाइजेशन बहुत ज़्यादा ये बढ़ गई है, वो ये लेकर है, वेपन्स को लेकर, अपना अपने जो कल्चर है उसको आगे दिखाना कि भाई देखो, जैसे होता है, आप कहीं बाहर जाओ, किसी बाहर कंट्री में जाओ, तो वहाँ पे ये देखा जाता है कि कोई इंडियंस को देख के एकदम नमस्ते करते हैं, तो उनको पता है कि हाँ, इंडिया का जो कल्चर है वो यही है। पाकिस्तानी कोई होता है, उसको देख के आदाब करते हैं, सलाम करते हैं, तो उसका ये, उनको ये कन्फर्म रहता है कि हाँ, ये पाकिस्तानी कल्चर का है, ये इंडिया कल्चर का है। शलवार कमीज पहनना, साड़ी पहनना, सूट पहनना बाहर के लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है, और छूटते ही बोल देते हैं कि एकदम हाँ, ये इंडिया का कल्चर है। तो ये वाली चीज़ें, मैं ये बताया जा रहा है यहाँ पे कि देशों में जिस तरीके से चलता है अपने कल्चर को दिखाना, अलग अलग जो कंट्रीज़ हैं उनमें कल्चर के बेस पे, फूड के बेस पे, वेपन्स के बेस पे, किसी भी बेस पर पार्टिसिपेट करना, कि पार्टिसिपेट करके हम अपने आप को दिखाएं, यूनिवर्स में अपना नाम करवाएं कि हाँ जी भैया, ये वाला फलाना देश है, ये देश है, उसका कल्चर ऐसा है, ये है वो है। और ये भी बहुत टाइम मतलब ऐसा देखा जाता है कि इंडिया में इतने सारे कल्चर हैं, इतने सारे कल्चर हैं कि बाहर के लोग यहाँ के कल्चर बहुत पसंद करते हैं। वहाँ का एक तरीके से वेस्टर्न लुक है, नॉर्मली सब एक जैसे वो पहनते हैं, जीन्स टॉप वगैरह वगैरह, जो भी वो पहनना चाहें, लेकिन इंडिया में बहुत सारे हैं, साड़ी है, जीन्स है, टॉप है, सूट है, शलवार कमीज़ है, और आपकी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी हैं, पैंट है, जीन्स है, प्लाजो है, बहुत सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। तो उस हिसाब से यहाँ, हालांकि ये भी वेस्टर्न कल्चर है जो इंडिया में अपना लिया गया है, लेकिन जो ट्रेडिशनल रहा है, साड़ी रही है, मराठी साड़ी है, गुजराती साड़ी है, साउथ इंडियंस का अलग स्टाइल होता है बांधने का, तो वो सारी चीज़ें देखकर यहाँ पे एक ग्लोबलाइजेशन के बेस पे कि हाँ, ये इस देश का कल्चर है, ये इस देश की ये है, ये है। तो इसमें ये बताया गया है कि जो ग्लोबलाइजेशन के इस तूफान ने दुनिया के हर हिस्से, समाज और समुदाय को प्रभावित कर दिया है, बिल्कुल अपना इफेक्ट डाल दिया है। सबको ये है कि भाई हम आगे, हमारा ये चीज़ अच्छा, हम ये अच्छे, हम अच्छे। नॉर्मल देश का क्या, एक देश के अंदर का जो उनका राज्य होता है, स्टेट होती है, उसके अंदर के भी एक व्यक्ति को भी ले लो, कुछ भी चीज़ करे, कुछ भी चीज़ पहने, बनाए, ओढ़े, खाए, कुछ भी करे, उसको दिखाना ज़रूरी होता है, चाहे वो बाहर जाके दिखाए या अपने कॉन्टैक्ट्स पे दिखाए, स्टेटस के ज़रिए दिखाए, कैसे भी दिखाए, वो दिखाता ज़रूर है, ठीक है ना। तो एक वो ग्लोबलाइजेशन ना इंसान के दिमाग में कूट कूट के भर गया है कि हमें अपने आप को दिखाना है। उसके साथ संस्कृतियों का फैलाव अब केवल कला या संगीत के ज़रिए नहीं, बल्कि विश्व व्यापार संगठन जैसे संगठनों के नेटवर्किंग के ज़रिए भी हो गया है। अब मैंने आपको यहाँ बताया कि सिर्फ ये संगीत, कला, कपड़ों, इन सब के बेस पर ही नहीं रह गया है, जैसे मतलब धीरे धीरे चलता गया, फिर खाने का आया, जो वेस्टर्न फूड है वो इंडिया में आ गया, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई। तो इन्होंने बोला कि अब यही नहीं रह गया, सिर्फ व्यापार संगठन में भी बहुत ज़्यादा, इन सब में भी आपस में ये फैलाव बढ़ गया। वैश्वीकरण के सांस्कृतिक आयाम को अलग अलग प्रकार से जानते हैं। दो अलग प्रकार हैं, सकारात्मक आयाम और नकारात्मक आयाम। हम पहले पढ़ेंगे सकारात्मक आयाम, ठीक है। सकारात्मक आयाम क्या बोलता है कि वैश्वीकरण का जो प्रोसेस है उसमें लोगों को एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में आवागमन महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, एक देश से दूसरे देश में आने जाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उदाहरण के लिए भारत के लोग थाईलैंड, मलेशिया, मॉरिशस, सिंगापुर, यहाँ इधर उधर गए और अपने साथ साथ वहाँ से भारतीय संस्कृति को भी ले गए, ठीक है। बहुत सारे आपने नोट किया होगा, ये बात तो आप लोगों ने सभी ने सुनी होगी कि पंजाब जो है, पंजाब भारत के जो स्टेट है, वहाँ के ज़्यादातर लोग या तो ऑस्ट्रेलिया जाते हैं या कनाडा जाते हैं, ये इनकी फेवरेट जगह है। मतलब एक तरीके से बहुत से लोग तो कनाडा को ही पंजाब बोल देते हैं कि वहाँ पे बहुत, मतलब नॉर्मली पंजाबियों की फेवरेट जगह कनाडा होती है। तो ऐसा आप वहाँ का कभी गूगल पे सर्च करके देखना कि जो वहाँ पे कैनेडियन जो इंडियंस होते हैं ना, उनका जो कल्चर है वो ही चुटला लगा के चोटी बांधना, सूट पहनते हैं वहाँ पर रहकर भी, जो उनकी लेडीज़ होती हैं, और सिख लड़कियाँ जो होती हैं वैसे ही अपने
अपना पहनावा रखती हैं, बहुत बहुत होती हैं, ऐसा नहीं है कि वेस्टर्न वो नहीं पहनती। तो इसका मतलब ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पे कि जो इधर उधर से आना जाना है वो पॉसिबल हुआ पाया है सकारात्मक आयाम में, कि सकारात्मक, सॉरी स्टूडेंट्स, ये प्रभाव है, ठीक है, इफेक्ट, यहाँ पे इफेक्ट कर लिए गए, मैंने डायमेंशन लिख दिया गलती से। तो इसमें इन्होंने ये बताया है कि जैसे कि उन्होंने जैसे आना जाना बाहर जो भी हुआ इनका, तो उससे इन्होंने अपना जो इंडियन कल्चर है वो भी ले गए, जिसे उन्होंने सुरक्षित रखते हुए एक व्यवहारिक और जीवित रखा, और सांस्कृतिक जो कल्चरल ग्लोबलाइजेशन है उसमें वेशभूषा जैसे जीन्स, साड़ी, कुर्ता पजामा सभी खान पान के महत्वपूर्ण योगदान दे दिया। ठीक है, सेम वही वाली बात मैंने आपको स्टार्टिंग में जो बताई है अभी, कि उन्होंने वेस्टर्न तरीका अपनाया लेकिन वो अपना पुराना तरीका नहीं बोले। पंजाबियों का, सिख का खाना आप लोगों को पता है, उनका हर मतलब मील उनका बहुत अच्छा होता है, उनकी डाइट्स बहुत अच्छी होती हैं, उनका लंच में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो सारी चीज़ें भी कनाडा में रहकर वो यूज़ करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, और वहाँ के लोगों को भी खिलाते हैं। तो वो अलग जो कल्चर है वहाँ के लोगों पे फिर होता है, हाँ ये जो फूड हमने अभी खाया, ये जो पूरी डिश खाई, वो एक इंडिया की डिश है, इंडिया में पंजाब स्टेट है वहाँ की डिश है। क्योंकि सब जानते हैं इंडिया में अलग अलग स्टेट का अलग अलग खाना है, मराठी फूड है, गुजराती फूड है, साउथ इंडियन फूड्स हैं, और नॉर्थ इंडिया के फूड हैं, बहुत बहुत अलग अलग तरीके के, मुगलाई डिशेज़ हैं, तो जितना गिनाया जाए उतना कम है। ठीक है, उसके साथ साथ उदाहरण के लिए मैकडॉनल्ड का जो बर्गर है आपको पूरी दुनिया में किसी भी देश की राजधानी में, उसी देश की राजधानी की जो अलग अलग स्टेट्स हैं उन सब में मिल जाएगा, और वैश्वीकरण की इस प्रक्रिया को सकारात्मक प्रभाव के रूप में देखा जाता है। अब बात आती है आपके नकारात्मक प्रभाव की। नकारात्मक प्रभाव क्या बोलता है कि जो आज वैश्वीकरण का ये दौर है, टीवी, इंटरनेट जैसे जो विकासशील राष्ट्र हैं उसकी जनता को विज्ञापनों से इतना ज़्यादा प्रभावित कर दिया जाता है कि उनके पास कोई विकल्प ही नहीं बचता। टीवी और इंटरनेट के ज़रिए से जो बहुत सारी टीएमसीज जो होती हैं वो एक तरीके से पश्चिमी मूल्यों का प्रचार प्रसार करती हैं। अब आप बहुत सारे आपने देखे होंगे, एग्जाम्पल के तौर पे इतने सारे एड्स आते हैं, अलग अलग टॉफ़ीज़ होती हैं, इतने सारे इजरायली प्रोडक्ट्स हैं, अमेरिकन प्रोडक्ट्स हैं, चाइना प्रोडक्ट्स हैं, तो इंडियन प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपको यहाँ पे एक तरीके से इतने कम उसमें मिलेंगे कि हाँ देखने पे अच्छा मेड इन इंडिया, ओ अच्छा ये इंडिया का, ये प्रोडक्ट तो इंडिया का, मतलब एक हैरानी सी होती है, अच्छा जी हमारे देश का प्रोडक्ट है। तो ये जो अलग अलग विज्ञापन आते हैं, एड्स आते हैं, उनसे एक इंसान बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है कि जो इंटरनेट का अब ज़माना चल चुका है, चाहे छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, सबके हाथ में इंटरनेट होता है, सबको यूट्यूब पे कहीं भी हो उनको ऐड कहीं ना कहीं दिख ही जाता है। ठीक है, सो उससे इतने ज़्यादा वो पश्चिमी कल्चर से जो उनकी संस्कृति है उससे प्रभावित हुए हैं। कपड़ों के ऐड आते हैं, डेनिम्स है, ये सब चीज़ें वो बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव डालती हैं, जिससे आज के टाइम पे जो इंडिया या फिर पाकिस्तान जैसी संस्कृतियां हैं वो लोग भूल रहे हैं। बहुत टाइम आपने देखा होगा, अभी शादियों में ऐसा आपने बहुत बार स्टूडेंट्स ने नोट किया होगा कि शादी में जाओ तो जो कम एज के मतलब टीनेजर्स हैं, चाहे लड़के हों या लड़कियां, वो नॉर्मली अपने घर की शादियों में भी इतना ज़्यादा सजे धजे नहीं दिखते। वो कहते हैं नहीं भाई ऐसा अब नहीं चलता, अब नया ज़माना आ गया है। वो वेस्टर्न लुक अपनाते हैं, जीन्स टॉप पहनते हैं, कुछ और पहन लिया थोड़ा और फैशन में करके, वो उनकी साड़ी, लहंगा, उनके सूट वगैरह सब खत्म होते जा रहे हैं। तो वो ये नकारात्मक प्रभाव यहाँ पर बताया जा रहा है संस्कृति का, कि इससे बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार करते हैं, और उसे हमारे टाइप के, इंडिया के, पाकिस्तान के और जगह के लोग, थाईलैंड वगैरह के बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। हालांकि थाईलैंड में बहुत ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर चलता है, लेकिन कुछ जगह पर इतना नहीं चलता, वहाँ पे नॉर्मली रहता है। अगर स्कर्ट भी पहनती हैं लड़कियाँ या लेडीज़ तो वो लॉन्ग स्कर्ट पहनती हैं, इतना खुला नहीं चलता जितना पश्चिमी जो उनका पूरा यूरोप वगैरह है यहाँ पर चलता है। उसके साथ जो विकासशील और आपका जो अविकसित देश है, स्पेशली अमेरिकन कल्चर उस पर प्रभुत्व का शिकार है, और जो CNN जैसे समाचार चैनल हैं उनके ज़रिए जो उनके माध्यम से अमेरिका अपनी संस्कृति को दिखाता है। इसके अलावा पेप्सी, कोका कोला, रीबॉक, एडिडास और MTV और आपके मनोरंजन चैनल जो है मिक्की माउस वगैरह, कार्टून में चाइना का ले लो, चाइना जापान का, आप शिनचैन, नोबिता, ये सारी चीज़ें ले लो। आज के टाइम पे भी जो बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है वैसे, लेकिन हंसी वाली बात भी है
है कि वो भी 22-23 साल की उम्र में शिनचैन और डोरेमोन देखते हैं। चलो कोई नहीं, ये तो बच्चों का सबका अपना अपना होता है। तो उसके साथ मतलब ये है कि मैकडॉनल्ड्स खाने पीने में मैकडॉनल्ड का बर्गर, आपका पिज़्ज़ा, ये सारी चीज़ें उन्होंने इतनी चला दी हैं कि उससे नुकसान बहुत हो रहा है। आजकल बच्चा उसी से पेट भर रहा है, उसी से अपना गुजार बसर कर रहा है और उससे इतना ज़्यादा नुकसान हो जाता है। वो मैदा आपको बहुत बहुत ज़्यादा नुकसान देता है और फिर आपको ट्रीटमेंट करवाने पड़ते हैं और डॉक्टर साहब बोल देते हैं कि भाई ये सारी चीज़ें बंद कर दो, फिर आप रोते हैं बैठ के। ठीक है, तो उसके साथ यहाँ पर ये नकारात्मक जो प्रभाव बताया गया है ना, ये बताया गया है कि इसके साथ अगर सकारात्मक हुआ है ना प्रभाव, तो नकारात्मक ये हुआ है एक कल्चर का प्रभाव। वो विज्ञापन के जरिए आपको दिखा रहे हैं। अब वो आपने एक बार नोट की होगी, बर्गर तो वो दिखाते हैं ऐसा ऊंचा कुतुब मीनार के साइज का, लेकिन जब आप वही बर्गर लेने चाहते हो ना सेम, तो वो आपको इतना सा मिलता है बिल्कुल कि भाई हाथ भी बोले कि मैं और छोटा होता तो काश बर्गर बड़ा लगता है ना। तो वो एक ये मेन वाली बात आ जाती है यहाँ पे कि वो विज्ञापन पे तो कुछ दिखाते हैं ताकि इंसान लालच में आए और वो ले ले, तो उसके हिसाब से वो लालच जो इंसान कर रहे हैं वो बहुत बुरा है एक कल्चर के बेस पे। ठीक है, उसके साथ साथ ये भी बताया जाता है कि जो आपके प्रौद्योगिक के सॉरी आगे हम प्रौद्योगिक का पढ़ते हैं। अब आता है आपका प्रौद्योगिकी का। यहाँ देखो, वैश्वीकरण एक ऐसी व्यवस्था है जिसका उदय विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुए विकास के कारण और उसका जिसका उपयोग व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में हुआ हो। ग्लोबलाइजेशन जो टेक्नोलॉजी डायमेंशन हैं वो कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन एक ऐसी सिस्टम है जो एक साइंस और टेक्नोलॉजी के एरिया में डेवलप हुआ है और उसकी वजह से ही व्यापार जो है ये सारी चीज़ें बढ़ पाई हैं। ठीक है, उसके साथ साथ इस दृष्टिकोण से वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और वैश्वीकरण की प्रौद्योगिकी आयाम को हम दो तरीके से समझेंगे, सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव। अब सकारात्मक प्रभाव में इसमें क्या आता है, देखो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं ना, वो दुनिया में रियलिटी में एक वैश्विक ग्राम बना दिया है। संचार व्यवस्था में आई क्रांति ने विश्वव्यापी जो संपर्क है उसको बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा दिया। टेलीफोन, फिर मोबाइल, फिर इंटरनेट सिस्टम, वेबसाइट्स, इन सब के माध्यम से लोग व्यापार और ये सारी चीज़ें कर लेते हैं। ठीक है, अब सकारात्मक आयाम आपको टेक्नोलॉजी का क्या साफ साफ यही जाहिर हो रहा है कि मैं आपको अभी लॉकडाउन है, कोविड की वजह से मैं आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ, तो आप लोगों तक मैं शिक्षा पहुंचा तो रही हूँ, नॉलेज पहुंचा रही हूँ आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, लेकिन कैसे ऑनलाइन। तो टेक्नोलॉजी का जो प्रभाव पड़ा है वो सकारात्मक ये है कि आपकी हेल्प हो रही है। ठीक है, इससे हेल्प हो रही है आपको और फिर आप मुझसे भी जुड़े हुए हैं टेक्नोलॉजी के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए, यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, इन सब के ज़रिए, और आप मुझसे सवालात कर सकते हैं कहीं भी बैठकर, चाहे आप कितनी ही दूर क्यों ना हो। उसके साथ साथ ये बताया जाता है कि अगर आज हम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी पूरे वर्ल्ड में किसी भी कोने में बैठे इंसान से बात कर सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस होती है, आप बेफिक्र होकर कहीं से भी, कितनी दूर से वीडियो कॉल आती है, पाकिस्तान से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, कनाडा से, कहीं से भी आए बंदा, इंडिया में बैठ के, पाकिस्तान में बैठ के, कहीं भी बैठ के बात कर लेता है आराम से कि ठीक है भाई फलाने हमारे अंकल, फलानी आंटी वहाँ रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, रसिया में रहते हैं, और हम तो वीडियो कॉल पे बात कर रहे थे। किसकी वजह से? टेक्नोलॉजी की वजह से। टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई, इंटरनेट आ गया, इंटरनेट ने सामने आमने इंसान को दिखाना शुरू कर दिया। आप लैपटॉप पे, मोबाइल पे कैसे भी इंसान से बात कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो प्रौद्योगिकी के डेवलपमेंट में देशों, अब मैं बार बार देश बोल रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, तो उसको राष्ट्र ही लिखना, ठीक है, राष्ट्र ही लिखना, और इस बात को ध्यान रखना कि इसमें राष्ट्र ही लिखा जाएगा। तो राष्ट्र की जो क्षमता है, पावर है, उसको बढ़ाया है, और राष्ट्र ने अपने अनिवार्य कार्य, जो उनके कार्य हैं, जैसे कानून व्यवस्था बनाए रखना, बाहरी आक्रमण, राष्ट्र की सुरक्षा करना, मामलों को बेहतर बनाए रखना, ये सब तरीके अपनाए हैं। अब एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ये जो कानून वाला आता है ना, एग्जाम्पल मैं देती हूँ। इस टाइम कोविड की वजह से, लॉकडाउन की वजह से सब चीज़ें बंद हैं, और जिनकी केसेस की डेट है कोर्ट में, उनका क्या चल रहा है, टेक्नोलॉजी के ज़रिए ऑनलाइन उनके केसेस चल रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस पर बातचीत होती है, बहस होती है, और जो लिमिटेड टाइम दिया जाता है, जज जो नेक्स्ट डेट दे देता है, फिर उसके अकॉर्डिंग सारा मामला चलता रहता है। तो एक सकारात्मक प्रभाव यहाँ पर एक और ये डिपेंड है। ठीक है, अब उसके साथ साथ आगे जो है, आज बहुत सारी बीमारियों का इलाज भी हम इस पे ढूंढ सकते हैं। आप देख लो, अब बंदे का मतलब
दिमाग इतना ज़्यादा कोविड की वजह से परेशान हो चुका है कि अब ब्लैक फंगस आई है, वाइट फंगस आई, छूटते ही इंसान गूगल खोलते ही ब्लैक फंगस, वाइट फंगस डाल देता है, उस पर निकल कर आ जाता है सारी चीज़ें। तो इस चीज़ कोई भी बीमारी, अब इसका इलाज भी निकल कर आ जाता है। कोई आपका मान लीजिए किसी को कोई बीमारी है, कुछ और है, और आसपास कोई डॉक्टर नहीं है, कोई केमिस्ट नहीं है, तो आप फ़ौरन गूगल पे डाल के उस पर चेक कर लेते हैं कि हाँ ठीक है भाई, ये दवाई हम दे सकते हैं, वो सब कुछ कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद अब बात आती है आपके नकारात्मक प्रभाव की। नकारात्मक प्रभाव में ये बताया जाता है कि विश्व युद्ध, जो साइबर युद्ध होता है, वो हो सकता है। और एक तरीके से दुश्मन देश जो हैं वो पूरी जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसको घर बैठे ख़त्म भी कर सकते हैं। आप एग्जाम्पल के तौर पर नकारात्मक मैं आपको बता दूं, हैकर्स जो होते हैं वो बहुत भयानक होते हैं स्टूडेंट्स। एक तरीके से हैकिंग जो है आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है। वो हैक करके आपका अकाउंट हैक कर लेते हैं, व्हाट्सएप अकाउंट, बैंक अकाउंट, कोई भी अकाउंट हैक कर लेते हैं, और कुछ पता नहीं लगता क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए। वो व्हाट्सएप या टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक कुछ भी हैक करने के बाद आप भी बनकर किसी और से बात कर लेते हैं। फिर आप भी सोचते हैं यार ये कैसे हुआ, बट वो करते हैं हैकर्स। तो इसका नकारात्मक प्रभाव एक देखा जाता है। और ये देखा जाता है कि शिक्षा के क्षेत्र में ये जो इंटरनेट चीज़ है, ये इंटरनेट टेक्नोलॉजी जो है वो बिल्कुल भी पीछे नहीं है। जाहिर है मैं आपको पढ़ा रही हूँ, शिक्षा दे रही हूँ इंटरनेट के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए, वीडियो के ज़रिए। आप मुझसे सवाल करते हैं मैसेजेस के ज़रिए, वो किससे है? टेक्नोलॉजी से। तो आज शिक्षा जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, और आज के टाइम पे ही नहीं, ये इस टाइम पे कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, क्योंकि सब कॉलेज स्कूल बंद हैं और बच्चे जो हैं ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो जो बाज़ार के लिए उपयोगी कौशल प्रदान करते हैं, और आपने ये देखा होगा स्टूडेंट्स कि आजकल के छात्र बीए, एमए वगैरह 10वीं 12वीं के, और जो भी आपका चल रहा है, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, या फिर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी ऐसे बहुत सारे बच्चे क्लासेस ले रहे हैं, वो भी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। तो उसके लिए, और अगर मान लीजिए कि आप तैयारी भी करते हैं किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की, तो उसके लिए भी कहाँ जुड़ते हैं? मान लो आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप 1.5 लाख 2 लाख साल के पैसे भर सको, तो कहाँ से जुड़ते हो? यूट्यूब पे, सीधा यूट्यूब पे जाते हो भागे हुए कि भाई कोई चैनल मिल जाए अच्छा सा जिस पे हम पढ़ सकें। तो एक नकारात्मक प्रभाव ये पड़ रहा है इसका कि जो कोचिंग्स खोल के बैठे हैं ना, उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। क्योंकि बच्चा आजकल यही करता है, चाहे पैसे वाला हो या नहीं हो, वो ये बोलता है भाई यूट्यूब से पढ़ाई कर लेते हैं, आखिर में जाकर थोड़ी बहुत क्लासेस ले लेंगे, जाके पेपर दे देंगे। और ऐसे तो बहुत सारे बच्चों का एडमिशन हुआ भी है। दिमाग पे डिपेंड करता है आपके यूट्यूब से कितना ज़्यादा आप कैच कर लेते हो या फिर कोचिंग से करते हो। ठीक है, तो कभी मैं ये बात इसलिए क्लियर कर रही हूँ, कभी आप मुझे मैसेज में बोलो, कमेंट करके बोलो कि मैम ये क्या होता है, ये ऑनलाइन क्या पढ़ाई होती है, तो इसलिए मैंने ये वाली बात बोल दी है। ठीक है, नकारात्मक प्रभाव और सकारात्मक प्रभाव मैंने आपको बता दिया है। निष्कर्ष इसका ये निकलता है कि मतलब जो पूरा मैंने आपको समझाया है अभी तक, वैश्वीकरण जो है बहुत सारे आयामों की एक प्रक्रिया है, उसको किसी एक आयाम में नहीं देखा जा सकता। तो मैं जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने आपको दोनों आयाम पढ़ा दिए, बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे मुझे उम्मीद है। अगर नहीं समझ में आए तो आप हमसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पर पूछ लेना। तो यहाँ पर निष्कर्ष में ये निकलता है, आप क्या लिखोगे मैं बताती हूँ, कि बहुआयामी प्रक्रिया है वैश्वीकरण, और जिसके 4 आयाम हैं, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और प्रौद्योगिक। लेकिन जो आर्थिक और राजनीतिक है वो आपको नहीं पढ़ाया गया, फिर भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इन चारों आयामों में जहाँ जहाँ कुछ सकारात्मक प्रभाव है, वहीं पर ही उसके इक्वलिटी में नकारात्मक प्रभाव भी हैं। उसके कुछ नकारात्मक और सकारात्मक जो प्रभाव हैं उनका निष्कर्ष निकलता है, रिजल्ट निकलता है, वरना कुछ का नहीं निकलता, वो चलते जाते हैं। और साथ में ये बताया जाता है कि इस तरीके से, मतलब हम ये कह सकते हैं कि वैश्वीकरण पर जो चर्चा हमने अभी तक करी है और जो होती रहती है, वो ग्लोबलाइजेशन का मानव जीवन से रिलेशन है। ये भाई सामने वाला किस तरीके से अपने आप को उभारना चाह रहा है, दबाना चाह रहा है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। और साथ में एक तरफ शासन व्यवस्था, दूरसंचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सभी चीज़ों में चेंजेस करने के लिए मानव जीवन को अच्छा भी बनाती है, बुरा भी बनाती है। और उनके रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास जैसी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति एवं गुणवत्ताओं में आई गिरावट देखने को मिलती है। ठीक है, ये आपका निष्कर्ष हो गया। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो या सजेशन हो, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स या हमारे टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।